ओके दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे डिस्कस किया था। पीरियोडिक टेबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो अगली प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे आपसे वो है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी कब आती है? मान लो कोई भी एटम है, उसमें हमें उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है उसमें से। तो जो एनर्जी हमें उस देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे ही हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसे टेक्निकल के टर्म में बात करें कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो मिनिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को गैसियस स्टेट में निकालने के लिए तो हमें न्यूक्लियस के चार्ज के अपोजिट काम करना पड़ता है, उसी को हम आयनेशन आयनाइजेशन एनर्जी बोलो या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, दोनों ही सेम बात। और ये यूजुअली क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक होती है एक्सोथर्मिक, एक्सो, और एक होती है एंडो। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हमें एनर्जी रिलीज होती है जो कि नेगेटिव चार्ज की साइन का होता है। मगर जो एंडो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी शो करता है, क्योंकि उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है। इसीलिए ये दोनों डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड जो है ना, वो इसी पर डिपेंड करता है, उनकी स्ट्रेंथ पर। लेट अस सपोज किसी की आयनाइजेशन एनर्जी जो है कम है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो उसे हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी किसी उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन निकाल लो या बॉन्ड तोड़ो, बात वही है। ठीक है। इसीलिए इसका स्ट्रेंथ भी उसी से डिफाइन होता है। और इसको मेजर किस में करते हैं, किलो जूल पर मोल में। एक एनर्जी है। अब इसमें पीरियोडिक टेबल में बात कर लेते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है और पीरियड के अलोंग जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या रोल प्ले करती है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सब शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। नंबर ऑफ सब शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज है ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, वो कम होने लगता था। तो जो इलेक्ट्रॉन का बाहर वाले चार्ज में कम होने लग जाता है, तो इसे हम कम एनर्जी दे के भी बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए डाउन द ग्रुप जो है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके, डिक्रीज होती है। मगर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि उस साइड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। इसकी वजह से एटॉमिक जो साइज है ना, वो डिक्रीज हो रहा है। तो जो इसका जो इफेक्ट है ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे भी अच्छे से पड़ेगा। ठीक है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अच्छे से पड़ेगा, तो उसे वो आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो उसे छुड़वाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। इसमें भी वही लिखा है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द एटॉमिक नंबर। ठीक है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो इंक्रीज हो रहा है, मगर लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द एलिमेंट द एनर्जी इंक्रीजेज टू डिक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियस। ठीक है। रिड्यूस हो गया। ठीक है। एटॉमिक रेडियस रिड्यूस हुआ, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई। पकड़ के रखना। दूसरी चीज, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट द ग्रेटर डिस्टेंस। डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गई, जिसकी वजह से उस पर वो आराम से निकल नहीं पाए। ठीक है। अब बात करते हैं कौन से फैक्टर है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो मेनली दो फैक्टर हैं, एक तो एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। इसे हम चार्ज क्या लेते हैं, क्या? दो चीज है, एक तो एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज आपने देख लिया कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में,
तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आयनेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ एटॉमिक साइज। ओके, इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज भी का रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो बढ़ेगा, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। यही सब इन 3 लाइनों में, 4 लाइनों में जो मैंने इधर मेंशन करी है, वो सब यही लिख रखा है पॉइंट्स में। मगर बेसिकली 2 ही फैक्टर है जो अफेक्ट करती है, एक तो एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। अब बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल पे कि एक मेटल है, उसमें हमने कुछ एनर्जीज प्रोवाइड करी है, इलेक्ट्रॉन निकालना, एक ये इलेक्ट्रॉन निकला है और ये एक मेटल है पॉजिटिव चार्ज का, तो ये फर्स्ट एनर्जाइजेशन एनर्जी कहलाई। इसी तरह अब उसमें हमें प्लस का है, उसे हम सेकंड टाइम उसको दे रहे हैं एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसमें हमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाई। मगर ये ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी is always less than the second ionization energy, and the second ionization energy is always less than the third ionization energy। इसका मतलब ये समझिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई है, कोई आराम से अपना खाना खा रहा है 2 रोटी में, ठीक है, 4 रोटी में खा रहा है, 4 रोटी में खाना खा रहा है। ओके, मगर मान लो अब उससे उसको 3 रोटी दी गई, चलो, मगर उसको एक एक रोटी छुड़वाने में ज़्यादा एनर्जी लगी, थोड़ी लगी, मगर अब उसको अब पेट अभी 3 रोटी से भी नहीं भर रहा, और उसको तुम एक और रोटी दे रहे ले लोगे, तो उसका और ज़्यादा ताकत, मतलब उसको और ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा या और भी जाना पड़ेगा, जो भी आप बोल सकते हो, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको एक और छोड़ने की। इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया। ओके, इसी एक एग्जांपल देख लो कि हीलियम जो है, ये ऑक्टेट का बात हो गई कि हीलियम का है वो स्टेबल है, तो उसको कोई मतलब नहीं है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड है, उसको हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसका उससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ठीक है, जो कि 2372 किलो जूल पर मोल है। मगर उसी जगह हाइड्रोजन है, उसको भी एनर्जी देनी पड़ेगी, मगर एज कंपेयर टू हीलियम उसे कम देनी पड़ेगी, 1312 किलो जूल पर मोल के हिसाब से। तो ये जो फैक्टर थे जो कि आयनाइजेशन एनर्जी पे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को अटैच रखना अपने साथ, उसको जितने ज़्यादा एटम अपने साथ इलेक्ट्रॉन अटैच कर सकता है उसको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाते हैं। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात है। अब ये देख लीजिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। इसीलिए हम कहते हैं जो हैलोजन फैमिली के, सॉरी, जो हैलोजन फैमिली होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा एज कंपेयर टू मेटल फैमिली या नॉन मेटल फैमिली। ओके, इसीलिए अब बात कर लेते हैं पी डाउन द ग्रुप क्या है, सब शेल बढ़ रहे हैं। ओके, मेन एटॉमिक साइज का एक खेल है, सब एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर बढ़ गए तो हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन होल्ड ही नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होगी। उसी जगह फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन आसानी से अभी कैप्चर उसका न्यूक्लियस अफेक्ट कर सकता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से पकड़ के रख सकता है। इसी वजह से जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मगर एज़ कंपेयर टू डाउन द ग्रुप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, क्योंकि आयोडीन भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है एज़ कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, ये बात हो गई। इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि हैलोजन ग्रुप का है डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टरीन,
इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीज, वो मैंने बता दिया, सब शेल इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव गिरी है। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं किसकी वजह से ये कम हो रहा है। सेकेंड, सही कर लूँ। ओके, एक सेकेंड। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव को अफेक्ट करता है। पहला, साइज ऑफ एटम, जो हमने बताया कि फ्लोरीन का साइज कम है, फ्लोरीन का साइज बड़ा है, तो उसकी बात। दूसरी साइज न्यूक्लियर चार्ज, कि ग्रेटर द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और जिसकी वजह से वो अच्छे से पकड़ के रख सकता है। और तीसरा चीज होगी इफेक्टिव ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इफेक्टिव ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या समझेंगे, कोई भी क्लोरीन है मान लो, पहले उस पे हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, और ये क्लोरीन है, इस पे फ्लोरीन लगा दिया, तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस वन, क्योंकि इसमें जो हेलोजन ग्रुप है ना, मोर इलेक्ट्रो कंपाउंड इसमें लगे हैं, सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड लगे हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट क्या इफेक्ट करता है। इधर हमने एक एग्जांपल लिए CF3I, इसमें क्या, 5 3 F के हैं और 1 I के हैं, तो इसको मैं बनाऊंगा तो CF F और I, तो 3 के हैं, और दूसरा वाला एग्जांपल है CH3I, तो इसकी जगह अगर हम, ओके, I डाल दो, और ओके, और इसकी जगह हम I डालते हैं। अभी इसमें 3 है, ठीक है, 3 है ऑलरेडी, और एक आई है, और इसमें क्या, एक ही आई है, तो कौन शक्तिशाली हुआ, ये शक्तिशाली ज्यादा हुआ सब, ये ज्यादा शक्तिशाली हुआ, इसीलिए। तो ये आ गए कुछ फैक्टर्स की बात। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सेम ही है। एफिनिटी मतलब ही चाहना होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वही है कि इलेक्ट्रॉन चाहता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, मगर इसमें स्लाइटली सा डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना, वो गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट के मॉल के लिए होता है, मगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो ऑल स्टेट के लिए होता है। बाकी जो डिफरेंस होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी छोटी बना दूंगा, जिसमें हम इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, मगर अभी सिर्फ हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यूट्रल एटम है, मान लो कि एक मेटल है, उसको हमें इलेक्ट्रॉन देंगे, न्यूट्रल है, इसको कुछ नहीं चाहिए, तो हमने इसको कुछ एनर्जी, अभी ये ऑक्टेट पूरा है, कोई इसको एनर्जी किसी से नहीं चाहिए, तो इसको हम कोई एनर्जी देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दे रहे हैं, तो इस पे कुछ चार्ज आएगा, तो इस पे कुछ चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। अब तो इसी को जो एनर्जी जब ये रिलीज करेगा ना, इन द फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये कहा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा क्यों, कि मान लो कि कोई इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एनर्जी रिलीज की, ठीक है, तो ये अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपाउंड,
क्योंकि इसमें हमें एनर्जी रिलीज की नेगेटिव, मतलब जो एनर्जी रिलीज करा वो नेगेटिव फॉर्म। मगर जब ये और एनर्जी इसको में से और उसको, मतलब हमें और नेगेटिव बनाना है, मान लो ये एक नेगेटिव था, इसको और नेगेटिव बनाना है, ओके, इसको और एक और इलेक्ट्रॉन ठुसाना है, लो एक और इलेक्ट्रॉन ठूसो, तो वो क्या है कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन द सेंस हमें जो एनर्जी लगानी पड़ेगी, इन द सेंस हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट है ना एनर्जी का, वो कम हो जाता है पॉजिटिव की वजह, पॉजिटिव एनर्जी। तो हमें क्या है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वाले का पॉजिटिव आता है और फर्स्ट वाले का नेगेटिव आता है। ठीक है, अब ग्रुप में बात कर लेते हैं क्या सीन है। अगर ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो ये इंक्रीज होता है। ठीक है, और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। क्योंकि वही है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, अब सब शेल बढ़ रहा है, तो बॉन्डिंग लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। कम एनर्जी दी, निकाल दिया। मगर हम वही है, साइज कम है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो वो आसानी से हम निकाल नहीं सकते। तो इसमें दो फैक्टर भी है, एटॉमिक मास का और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक मास मतलब कितने ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज इसमें भरे इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा क्या है, कितना घनत्व ये इसके आसपास है। तो यही दो फैक्टर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे एक और प्रॉपर्टी की, जिसे हम मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर कुछ नहीं है, जैसे हम बेसिकली मेटल्स कौन होते हैं जो झट से पॉजिटिव आयन दे दे, नॉन मेटल्स कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन आयन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन दे दे। मेटल्स वो है, मगर नॉन मेटल जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन ना दे। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटल है, वो हम मेटा उसी को हम मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं, कि जो आसानी से एलिमेंट दैट आर मेटल जो लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजिली टू फॉर्म्स कैटायंस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसी को हम मेटल कहते हैं। और इसी को हम मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है, लस्टर। लस्टर मतलब शाइनी, या वो मेटालिक जो शाइनी अपेरेंस होते हैं ना, उसे हम लस्टर बोलते हैं। डेंसिटी ज़्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मैलिएबल मतलब उसे हम किसी भी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है? तो हथौड़ा मार मार के। डक्टाइल मतलब उसे लंबी तारों के फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं, और उसे हम डिफॉर्म भी कर सकते हैं विदाउट उसे तोड़े। ऐसा पता है आपको, हम मोड़ते हैं, वो करते हैं, वो सब करते हैं। मगर कुछ मेटल हार्ड होते हैं, वो एक्सेप्शन है, वो डेंस होते हैं, वो क्रिस्टल, वो सब अलग बात है, वो हम बाद में बात करेंगे। मगर ये सब है। ठीक है, मोस्टली ऊपर वाले ये सब होता है। एक दो होते हैं जो नीचे वाले दो, हमने लास्ट पॉइंट जो कवर करे वो होते हैं। तो मेटालिक करेक्टर हमें पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होंगे, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल देखा था। ये लेटर सपोज मैं एक बना देता हूँ, ओके, ये है। इस साइड वाले ग्रुप क्या है, मेटल्स हैं। इधर वाले ये कुछ मेटलॉइड्स आ जाएंगे इधर, मेटलॉइड्स, जिसे हम डिनोट ऐसे कर देते हैं। इधर वाले नॉन मेटल्स आ जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, इधर वाले नॉन मेटल्स आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेटल्स इधर से कम होकर इधर नॉन मेटल हमने भरा है, तो क्या मेटालिक करेक्टर इस साइड डिक्रीज हो रहा है, यही कारण है। और डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों? डाउन द ग्रुप मेटल है, मगर डाउन द ग्रुप इधर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नॉन मेटल है मगर फिर भी इंक्रीज होगा, ऐसा क्यों? आप बताइए। कि जो सब शेल है ना, वो बढ़ रहे हैं।
तो जो आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल से, वही है हमारा फंडा। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम पड़ रही है। तो ठीक है, वो हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब बात कर ली है सारे करेक्टर के बारे में। अभी लास्ट में एक टेबल लगाई है मैंने, जिसमें हमने अभी तक जो जो पढ़ा उसको, जैसे एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, मगर साइज जो है इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है इस साइड में, और एटॉमिक रेडिया इस साइड में इंक्रीज होती है। आई थिंक ये थोड़ा गलत दे रखा है, एटॉमिक रेडिया इस साइड। हाँ सही है, एटॉमिक रेडिया इस साइड में इंक्रीज होती है और डाउन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और आयनाइजेशन एनर्जी भी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप इंक्रीज होती है। नॉन मेटेलिक करेक्टर इस साइड डिक्रीज होगा तो इस साइड अपोजिट है, तो ये हो रहा है। नॉन मेटेलिक इस साइड इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड डिक्रीज होगा। ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने सब बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के अकॉर्डिंग सब एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, उन सब के बारे में। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप जाके मेरे पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।